अमेरिका ने कतर को धोखा क्यों दिया? रफाइल और F-35 फाइटर जेट्स होने के बावजूद इसराइली तैयारे 2000 किलोमीटर क्रॉस कर कर बमबारी कर कर वापस चले गए और पता भी नहीं चला। डोनाल्ड ट्रंप आखिर झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? आज से 30 साल पहले कतरों ने ऐसी क्या गलती की थी? मुस्लिम फौज नेटो के मुकाबले में मुस्लिम अलायंस क्या बनने जा रहा है? इसराइल ने अब गजा पर ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए भी हमला कर दिया है। नाजरीन, इस वीडियो में हम ये सारी डोमेन्स कवर करेंगे और स्पेशली जो पिछले एक वीक से मिडल ईस्ट में सिचुएशन बनी है और इसराइली जो अटैक्स हुए हैं कतर पर, उसके बाद से जो सिनेरियोज बन रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा शक व शुबात भी किए जा रहे हैं कतर के रोल पर। और उसके साथ साथ एक बात भी इमर्ज हो रही है कि अब एक इस्लामिक रेजिस्टेंस आएगी इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि अब मुस्लिम ममालिक ने ये फ़ैसला कर लिया है बस बहुत हो गई। नाजरीन, इस पे सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किरदार पर बात करेंगे कि यूएसए ने क्या इसमें दोगला किरदार अदा किया, क्योंकि 1992 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कतर के साथ एक मुआहदा किया था, जिस मुआहदे के बाद ये बताया जा रहा था और ये सामने में आया था कि अब कतर का दिफा अमेरिका की जिम्मेदारी है और कतर पे हमला अमेरिका पे हमला तस्वुर होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बेसिस जो मिडल ईस्ट में थी वो सऊदीया से हटाकर कतर के शहर दोहा में अपनी बेसिस कायम की। इस सारे 30 साल के पीरियड में अमेरिकन जो बेसिस थी उनकी तादाद 10,000 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके साथ साथ अमेरिकन डिफेंस सिस्टम भी कतर में मौजूद थे। उसके साथ साथ जो कतर का अपना डिफेंस सिस्टम है उसको भी मजबूत किया गया था। कतर की एयरफोर्स को भी थोड़ा सा पंप किया गया था, जिसमें 35 से ज़्यादा रफाइल्स, F-35 और F-15 फाइटर जेट्स जो कि कतर के पास मौजूद थे। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल का 2000 किलोमीटर दूर से आना, ब्रिटिश और अमेरिकन फ्यूल फिलिंग वाले पंप्स का इस्तेमाल करना, कतर के दिल दुआ पर आकर हमला करना और हमला करके सही सलामत वापस चले जाना, ये सिर्फ अमेरिका के किरदार पर नहीं बल्कि कतर के किरदार पर भी सवालात उठाता है। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर एक बयान देते हैं कि हमें इस हमले से इल्म नहीं था, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का बच्चा नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर कतर पे हमला कर सकता है, जहां पर अमेरिकन डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हों? ये तो अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी तौहीन की बात है, यानी कि ये बयान तो सफ़ेद झूठ है। दूसरा बयान उनका ये आता है कि जो कतर पर हमला किया गया था उसके मुतल्लिक हमने कतर को आगाह कर दिया था, लेकिन आगाही में काफ़ी तखीर हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कतर के किरदार पर। क्या कतर ने 15 से ज़्यादा लड़ाके तैयारे इसराइल के अपनी टेरिटरी में घुसाकर हमला करवाकर सही सलामत जाने भी दिए और वो वापस भी पहुँच गए, और 1% का भी नुकसान जो इसराइली फाइटर जेट्स को नहीं हो सका? तो फिर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का, इतनी ज़्यादा रफाइल ख़रीदने का, इतने फाइटर जेट्स खरीदने का कतर को आखिर क्या ही फ़ायदा हुआ? ये तो वो सब सवालात हैं जो कतर और यूएसए के रोल पर उठ रहे हैं कि क्या ये एक मिली भगत थी और उसके बाद एक पोस्ट ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं स्टोरी के दूसरी तरफ, जहाँ पर इस वक्त कतर में दोहा में एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बात की जा रही है और इस इस्लामिक ब्लॉक को सऊदीया, यूएई, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बहरीन, कुवैत और कतर मिलकर एक फोर्स बनाकर और इसराइल के इस एग्रेशन का मुकम्मल तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं। इसके सिलसिले में एक समिट भी हुआ। उस समिट के कुछ खदोखाल ये थे कि इसराइल के साथ जो तमाम किस्म के रिश्ते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, सफारती सतह पर उनके तल्लुकात कम किए जाएंगे। यानी कि आज से 5 साल पहले जो अब्राहम के नाम से एक मुआहदा हुआ था, जिसके बाद अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तल्लुकात को तवील देना था और तल्लुकात में मज़ीद मुस्तहकम लाना था, अब वो अब्राहम भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब के लिए भी अब इसराइल के साथ तल्लुकात कायम रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन बनती जा रही है, एक तो इंटरनल प्रेशर और दूसरा जो डोमेस्टिक सिचुएशन है वो बहुत डिस्टर्ब कर सकती है सऊदी अरब को, अगर वो इस वक्त कतर और जो इस्लामिक अलायंस है उनकी बजाय इसराइल या यूएसए का साथ देना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो गज़ा पर होने वाले जुल्म हैं
उस पर भी इस समिट में बात की गई। अब एक तरफ तो इस्लामिक समिट जारी है और दूसरी तरफ से यूएन की तरफ से एक खुशआइंद बात सामने आती है। पिछले 3 सालों में पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में ये करारदाद मंजूर होती है और करारदाद में लिखा जाता है कि इसराइल जो गज़ा और फ़लस्तीन में कर रहा है वो जीनोसाइड कमिट कर रहा है, यानी कि जीनोसाइड का इसको नाम दिया जाता है, जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। अब इसके साथ साथ जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं वो भी ताकत के किसी अजीब ही नशे में से सरशार हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। फ़लस्तीन, गज़ा स्ट्रिप पर हमले, यमन पर हमले, कतर पर हमले, दोहा को निशाना बनाना, हमास को निशाना बनाना, ईरान को निशाना बनाना, तेहरान को निशाना बनाना, ये सब स्टेप्स अब आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। और इसराइली जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए जो इस्लामिक ब्लॉक और इस्लामिक अलायंस हो रहा है उन्होंने गज़ा पे डायरेक्ट हमला कर दिया है। और इस बार हमला किया गया है टैंकों के ज़रिए और ज़मीनी फ़ौज को भी गज़ा के अंदर दाखिल कर दिया गया। और अब ये प्लान ये बताया जा रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल लेना चाहते हैं। 60,000 लोगों को वो वहाँ पर शहीद कर चुके हैं, हज़ारों इमारतें और घर तबाह कर चुके हैं, बच्चों को मार चुके हैं, इसराइली फोर्सेस औरतों के रेप कर चुके हैं, फ़लस्तीनी देखकर मार दिया जाता है। और इसके बाद अब जो नस्ल कुशी जारी थी उसको मज़ीद परवान तक चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर ही गज़ा का कंट्रोल लेने का प्लान है। लेकिन यहाँ पर अब सोचने और समझने की बात है मुस्लिम ममालिक के लिए जो कि दोहा में मौजूद हैं और इसके ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या इसराइल अगर गज़ा और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो क्या उसके ये हमले रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका जो एक सबूत है उन्होंने कतर पर हमला करके दे दिया है। अगर अमेरिकन बेसिस से सरशार कतर इसराइली हमलों से महफूज नहीं तो कोई भी मुस्लिम ममालिक इसराइली हमलों से महफूज नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्लैश नेशंस का नहीं बल्कि आइडियोलॉजीज़ और रिलीजन का है। ये ज्यूइज़्म वर्सेस इस्लाम है और जो नेतन्याहू की ज़ियोनिस्ट सोच है वो किसी सूरत में भी और किसी शक्ल में भी मुसलमानों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा ये मुस्लिम उम्मा के लिए वक्त है कि मज़ीद नेतन्याहू के वार करने से पहले ही इसको जो सर है यहाँ पर ही काट देना चाहिए और कतर के हमलों का रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए ताकि ये जो हमलों का दायरा कार है वो आगे ना बढ़ सके।